हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोस एजुकेशन। जो हमारी आज की डिजीज़ है वो है निमोनिया। फ्रेंड्स, इन वाली वीडियोस में मैं डिजीज़ कंडीशन को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट करती हूँ। तो निमोनिया जाने से पहले हम देख लेते हैं कि निमोनिया एक्चुअली में होता कहाँ पर है। ठीक है, तो निमोनिया हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को यहाँ पर हमने दो भागों में बांटा है, नाक से लेकर नोज, हमारा फेरिंग्स, हमारा लैरिंग्स। इस वाले भाग को हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। लैरिंग्स के बाद जो भाग आता है ट्रेकिया, ट्रेकिया मतलब हमारा विंड पाइप। फिर ट्रेकिया नीचे जाके दो भागों में आप बढ़ जाता है जिन्हें ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स और छोटी छोटी अन्य स्मॉल ब्रांचेस में बिल्कुल डीप हमारे लंग्स के अंदर जाके बढ़ जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, फिर आता है हमारा टर्मिनल ब्रोंकाई। फिर ये और भी अन्य बहुत सारी छोटी छोटी अंदर ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई से हमारे एल्वुलर डक्ट यहाँ अटैच्ड होते हैं और एल्वुलर डक्ट से हमारा एल्वुलर सैक यहाँ अटैच्ड होता है। ये एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान में रखना है जो निमोनिया है वो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद जो भाग आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, एल्वुलर डक्ट और हमारा एल्वुलर सैक, इनको हम एसाइनस बोलते हैं। तो निमोनिया हमारे एसाइनस वाले भाग में होता है। तो निमोनिया की एक्चुअल डेफिनेशन ये है, जो निमोनिया है वो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है और टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जो भाग होते हैं जिसे हमको एसाइनस बोलते हैं, एसाइनस वाले भाग में ही निमोनिया होता है। आपको पता है जो हमारा एल्वुला है ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहीं पर ही एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज होता है। जो ऑक्सीजन होता है हमारे ब्लड में आता है और CO2 वापस एल्वुलाई में जाता है। ठीक है ना, तो निमोनिया कहाँ होता है? हमारे एसाइनस वाले भाग में होता है। बहुत सारी बुक्स में डेफिनेशन दी है, जो निमोनिया है वो हमारे एल्वुलाई वाले भाग में होता है, मतलब इस वाले भाग में होता है। या फिर ऐसा भी दिया है जो निमोनिया है वो लंग पैरेन्काइमा की बीमारी है। लंग पैरेन्काइमा यहाँ पर हमने एल्वुलाई को ही बोला है, क्योंकि जो एल्वुलाई है, लंग पैरेन्काइमा है, वो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल से बनी है ताकि इजीली क्या हो सके, गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर हो सके। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं निमोनिया की। देखो, निमोनिया एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन है। कहाँ का? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। दैट कॉजेस इन्फ्लामेशन। यहाँ पर ये स्वेलिंग करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा। किस वाले भाग में? एसाइनस। एसाइनस कौन सा भाग है? जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जितने भी भाग आते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, एल्वुलर डक्ट और हमारा एल्वुलर सैक, इन तीनों को मिला के हम एसाइनस बोलते हैं। तो हमारे एसाइनस वाले भाग में निमोनिया होता है या फिर हमारे एल्वुलाई वाले भाग में निमोनिया होता है, इन वन और बोथ लंग्स। ठीक है, तो निमोनिया हमारे एक भी लंग में हो सकता है या फिर दोनों में हो सकता है। दिस कंडीशन अकर्स व्हेन बैक्टीरिया, वायरस, अदर पैथोजेंस इन्फेक्ट द लंग्स। क्यों होता है निमोनिया? जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, जिससे क्या होगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वहाँ पर फ्लूइड या पस बनना शुरू हो जाएगा, म्यूकस का बनना शुरू हो जाएगा। इसी को ही हम निमोनिया बोलते हैं। बस आपको सिंपल से डेफिनेशन याद रखनी है। निमोनिया हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है जो कि हमारे साइनस वाले भाग में होता है। इसमें क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर घुस जाते हैं हमारे एल्वुलाई सैक में और यहाँ पर वो पस कलेक्शन, फ्लूइड कलेक्शन, इन्फ्लामेशन करना शुरू कर देते हैं। इसी को ही हम यहाँ पर निमोनिया बोलते हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया। तो निमोनिया को यहाँ पर हमने तीन भागों में जो मेन है वो क्लासीफाई किया है। वैसे और भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन होते हैं निमोनिया के, बट यहाँ पर तीन क्लासिफिकेशन मेन है। तो एनाटॉमिक मतलब किस वाले भाग में, किस वाले क्षेत्र में यहाँ पर निमोनिया हुआ है। तो लंग्स में यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर कितने लोब्स होते हैं? 2 होते हैं और यहाँ पर 3 लोब्स होते हैं। ठीक है ना, तो लंग्स के लेफ्ट वाले भाग में यहाँ पर 2 ही लोब्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है बाकी वो हार्ट का है। और यहाँ पर 3 लोब्स। लोबार मतलब किस वाले सेगमेंट में, किस वाले क्षेत्र में यहाँ निमोनिया हुआ है। मान लो इस वाले ऊपर वाले सेगमेंट में अगर निमोनिया हुआ है तो यहाँ पर जो निमोनिया होगा ना, ये पूरे सेगमेंट को ही भर देगा, मतलब निमोनिया पूरे सेगमेंट में हो जाएगा, कोई भी रीजन खाली नहीं बचेगा। इसी को ही हम बोलते हैं लोबार निमोनिया। इसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ फुल लोब मतलब पूरे ही लोब में बिल्कुल जगह नहीं बची है, पूरा ही लोब कंप्लीट यहाँ पर इसने भर दिया है। ठीक है, निमोनिया ने भर दिया है। एक सेगमेंट में, एक क्षेत्र में यहाँ निमोनिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले क्षेत्र में ही हो, ये नीचे वाले रीजन में भी पूरा का पूरा निमोनिया हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं लोबार निमोनिया। नेक्स्ट आता है यहाँ पर लोब्यूलर। लोब्यूलर मतलब होता है कि देखो, आपको पता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद जो एसाइनस वाला भाग होता है वहाँ निमोनिया होता है। तो ये ना, अगर देखो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से बहुत सारी यहाँ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स निकलती है 5-6, और यहाँ से 5-6 एल्वुलर डक्ट निकलते हैं, उनसे बहुत सारे एल्वुलाई अटैच होते हैं। इसमें क्या होता है लोबार में कि ये ना
किसी किसी क्षेत्र में होगा, मतलब ये किसी किसी रीजन में ही ये निमोनिया होगा। मान लो कि यहाँ पर इस वाले एल्वुलाई में, इस वाले एसाइनस वाले भाग में निमोनिया हो गया है, फिर यहाँ पर छूट गया है, फिर ये निमोनिया आधा यहाँ हो गया है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं लोब्यूलर और ब्रोंको निमोनिया। मतलब ये ना छोड़ छोड़ के हुआ है, मतलब पैचिस में हुआ है। आधा यहाँ पर निमोनिया हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पर छूट गया है, फिर यहाँ पर निमोनिया हुआ है, तो ये पैचिस में हुआ है, मतलब यहाँ पर हुआ है फिर यहाँ पर नहीं हुआ है। तो ये इस तरह से पैचिस में निमोनिया होना, उसी को हम बोलते हैं लोबार निमोनिया। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल मतलब खाली जगह। देखो, जब एक एल्वेलाई दूसरे एल्वेलाई से मिलता है, या एक सेल दूसरे सेल से मिलता है, या फिर टिश्यू आपस में मिलते हैं, तो उनके पीछे कुछ स्पेस वगैरह बचता है, कुछ एरिया वगैरह बचता है, उसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया, ठीक है ना। तो ये खाली जो जगह दिख रही है आपकी, जहाँ पर एल्वेलाई आपस में मिले हुए, सेल आपस में मिले हुए, उनके पीछे जो बैकग्राउंड स्पेस है, उसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया, वहाँ पर अगर होना। नेक्स्ट हमने किस बेस पे क्लासिफाई किया? इटियोलॉजिकल, मतलब क्या कारण है, कारण के बेस पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेस पे हमने क्लासिफाई किया है। पहला देखो, निमोनिया का जो मुख्य कारण है ना, मेन कारण है, वो बैक्टीरियल निमोनिया को ध्यान रखना है। अब मैंने यहाँ पर जो खास खास बैक्टीरिया है वो यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि पहला है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस निमोनिया बैक्टीरिया के कारण निमोनिया होता है। सबसे अधिक जो केसेस है वो निमोनिया के बैक्टीरिया के द्वारा ही देखे गए हैं। फिर आते हैं वायरल, ठीक है, वायरल निमोनिया के केसेस बहुत ही कम होते हैं, और ये खासकर छोटे बच्चों में होते हैं, या फिर जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, उनमें होते हैं, या फिर जिनकी इम्यूनिटी बिल्कुल कमज़ोर होती है। तो इसका है इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस, ठीक है ना। फिर है फंगल निमोनिया। देखो, फंगल निमोनिया कहाँ पर होगा? जहाँ पर ना जो चमगादड़ होता है, बैट वगैरह होता है, या फिर बर्ड वगैरह होता है, या फिर कोई एनिमल है और उसकी डेड बॉडी सॉइल में मर गई है, डिकम्पोज्ड हो गई है, तो उस सॉइल में, ठीक है, जहाँ पर कोई डेड बॉडी मरी हुई है, उस सॉइल से भी फंगल निमोनिया हो सकता है। इसके अलावा पैरासाइट निमोनिया भी होता है। एस्पिरेशन निमोनिया मतलब होता है कि अगर हम खाना खा रहे हैं और खाते खाते हम बात कर रहे हैं, और गलती से जो खाना है वो हमारे ईसोफेगस में ना जाके हमारे ट्रैकिया, हमारे विंड पाइप में चला जाए, उसी को हम बोलते हैं एस्पिरेशन निमोनिया, ठीक है। अब उस खाने में ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है उस खाने के अंदर, तो वो हम हमारे लंग्स में फिर निमोनिया कॉज कर देगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लिनिकल सेटिंग, मतलब ऐसे वाले क्लिनिकल, मतलब हॉस्पिटल वाले रीजन में, क्लिनिकल एरिया में, मतलब किस जगह में यहाँ निमोनिया हो रहा है। कम्युनिटी मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका, जैसे कि कम्युनिटी आपस में होती है, जैसे कि मॉल में लोग हैं, या फिर कोई सोसाइटी है, या फिर कोई मार्केट प्लेस है, तो या फिर कोई आर्मी का एरिया है, तो वहाँ पर क्या होगा, कम्युनिटी में अगर एक पर्सन को निमोनिया है तो ये दूसरे लोगों को यहाँ जल्दी से फैल सकता है, खासकर वायरल निमोनिया। फिर है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ऐसा निमोनिया जो हॉस्पिटल वाली जगह से फैलता है, उसी को हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। पेशेंट को पहले निमोनिया नहीं था, जब वो एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, वहाँ से उसको निमोनिया लग गया है, उसी को हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। और हॉस्पिटल से ना उसका एक सब टाइप है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है। पेशेंट को अगर कोई COPD डिजीज कंडीशन है, या फिर कोई भयानक कैंसर है, या फिर अस्थमा की डिजीज कंडीशन है, और उसको हमने वेंटिलेटर डाला है, तो वेंटिलेटर से फैलने वाला निमोनिया उसको बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। और नेक्स्ट यहाँ पर हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। हेल्थ केयर मतलब जैसे डायलिसिस सेंटर हो गया, ब्लड सेंटर हो गया, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ से अगर पेशेंट को निमोनिया हो रहा है, उसे हम बोलते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। अब देखो नेक्स्ट यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मेन जो काम है निमोनिया में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, ठीक है। पहला हम पढ़ लेते हैं बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया से ही सबसे अधिक, मतलब 50-60% केसेस जो होते हैं निमोनिया के, वो खासकर बैक्टीरिया से ही निमोनिया ज़्यादा फैलता है। नंबर 1 है यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, कुछ बैक्टीरिया के नाम है। सबसे अधिक निमोनिया के केसेस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया द्वारा देखे गए हैं। फिर है हमारा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस ओरस हो गया, क्लेप्सिला निमोनिया हो गया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया हो गया। फिर है हमारे वायरल, ठीक है। वायरल निमोनिया कब होता है? अगर किसी व्यक्ति को बार बार जुकाम हो रहा है, बार बार सर्दी खांसी हो रही है, तो आगे चल के उसको वायरल निमोनिया होने का खतरा है, ठीक है ना। तो वायरस के केसेस कम देखे गए हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो हमारा AB जो कॉमन कोल्ड करता है, दोनों से होता है। रेस्पिरेटरी सिनेस्टियल वायरस RSV वायरस से भी होता है। और कोरोना टाइम पे जो कोरोना वायरस है, इसके अलावा SARS-CoV-2 वायरस हो गया, मार्स वाला वायरस भी है, एडिनो वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, राइनो वायरस है, ठीक है ना। ऐसे कुछ वायरस होते हैं, अगर उससे निमोनिया हो जाता है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, बट कुछ वायरस में हमको एंटीवायरल मेडिसिन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर फंगल निमोनिया।
तो मैंने कहा था कि जो बैड चमगादड़ है या जो बर्ड की ड्रीपिंग है या डेड ऑर्गेनिज्म कहीं पर मिट्टी में मर गया है तो वहाँ से निमोनिया फैलता है। साथ खासकर साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में निमोनिया देखा गया है। तो इसके केसेस बहुत ही कम आते हैं, पैरासाइट के केसेस भी बहुत ही कम आते हैं। इसके एग्जाम्पल है नीमोसिस्टस जुरोवेसी, एस्परगिलस कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पैरासाइट के बहुत कम केस होते हैं। टॉक्सोप्लाज्मा गोनेडिस का एग्जाम्पल है, एस्केरिस लंबर क्वाइट्स इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं रूट्स। अब भाई वो कौन कौन से रूट्स हैं, मतलब जिसके थ्रू कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, कहाँ से निमोनिया जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। मतलब कौन कौन से वो रूट्स हैं। पहला है इनहेलेशन ऑफ एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स। देखो हम हवा में सांस लेते हैं, बट अगर हम कोई इन्फेक्टेड जगह में चले गए जहाँ का जो हवा है उसमें निमोनिया के बैक्टीरिया घूम रहे हैं या वायरस घूम रहे हैं और हमने वहाँ पर सांस ली है, ठीक है। इनहेलेशन मतलब हमने एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, अगर हमने एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स को अंदर इनहेल कर दिया है तो डायरेक्ट सी हमारे लंग्स के एल्वेलाई में चली जाएंगी। तो एक तो रूट हो गया क्या, इनहेलेशन। दूसरा एस्पिरेशन। कैसे निमोनिया अंदर गया भाई, अगर कोई व्यक्ति खाना खा रहा, खाते खाते बात भी कर रहा है तो उसका खाना गलती से ईसोफेगस में ना जाके उसके ट्रैकिया या विंड पाइप में चला गया, या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कई बार व्यक्ति को वॉमिटिंग होती है और वो वॉमिटिंग गलती से एस्पिरेट हो जाए ट्रैकिया रीजन में, ठीक है। जैसे कि ये कंडीशन किन में होगी, जिनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब जिनका सीएनएस सिस्टम कम काम कर रहा है, या फिर जो अल्कोहल व्यक्ति अधिक पीता है, क्योंकि अल्कोहल वाले व्यक्ति में गैग रिफ्लेक्स, खांसी, खराश वगैरह नहीं आती है, तो वो गलती से अपना म्यूकस वगैरह हो गया, सलाइवा हो गया, वॉमिटिंग हो गया, या फिर खाना गलती से कहाँ डाल देता है, ट्रेकिया में डाल देता है, तो उसके थ्रू भी यहाँ निमोनिया फैल जाता है, ठीक है ना। फिर है हेमेटोजेनस। हेमेटोजेनस मतलब हमारा ब्लड रूट, क्योंकि देखो ब्लड में जब अगर किसी व्यक्ति को सेप्टिसीमिया है, ठीक है, ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, ब्लड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ब्लड हमारी बॉडी में हर जगह ही जा रहा है, तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा और वहां पर क्या कॉज कर देगा, निमोनिया कॉज कर देगा, ठीक है ना। फिर सर्जिकल एंड ट्रॉमेटिक इनोकुलेशन। कई बार पेशेंट सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में आया है, ठीक है, उसकी चेस्ट की सर्जरी हो रही है या फिर उसकी ट्रेकेस्टोमी हो रही है या फिर उसकी अन्य कोई सर्जरी हो रही है, ब्रोंकोस्कोपी वगैरह हो रहा है, उसकी सर्जरी वगैरह, तो उसके थ्रू अगर वहाँ सेप्टिक अच्छा मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है, सेप्टिक इन्वायरमेंट नहीं है, तो उसके थ्रू यहाँ निमोनिया फैलने का खतरा बन जाता है, ठीक है ना। फिर है डायरेक्ट स्प्रेड। डायरेक्ट मतलब हमारे लंग्स के आसपास कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स वगैरह होते हैं जिनसे कि लंग्स में निमोनिया हो सकता है। देखो जो हमारा प्लूरल कैविटी है, प्लूरा है, इसमें अगर इन्फेक्शन है या प्लूरल फ्लूइड में तो ये निमोनिया कॉज कर सकता है। इसके अलावा जो हमारा आगे ट्रैकिया हो गया, ठीक है, या हमारा जो पीछे वर्टिब्रा हो गया, ठीक है, तो लंग्स के आसपास हार्ट भी है, अगर हार्ट में कोई इन्फेक्शन है तो डायरेक्ट हमारे लंग्स को अफेक्ट कर सकता है। वर्टिब्रे से हमारा इन्फेक्शन लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, मतलब लंग्स के आसपास जो ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू लंग्स में इन्फेक्शन फैल जाना। रिस्क फैक्टर, कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन सी चीज़ें रिस्क फैक्टर में आती है निमोनिया के। पहला आता है एज रिलेटेड फैक्टर्स, मतलब खासकर ये मैंने कहा था 65 ईयर से ऊपर जो बूढ़े लोग होते हैं उनको जल्दी निमोनिया होता है, या 2 साल से छोटे बच्चे, 2 ईयर से लेस जो बच्चे होते हैं उनको निमोनिया जल्दी अपनी चपेट में लेता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर है और छोटे बच्चों में इम्यूनिटी अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती है, उनकी इम्यूनिटी डेवलपिंग मोड में है, ठीक है ना, इसलिए उनको निमोनिया से बचाना है। नेक्स्ट है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स, मतलब ऐसी कंडीशन जब पेशेंट की इम्यूनिटी कमजोर है, अगर पेशेंट की इम्यूनिटी कमजोर है तो जल्दी से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में घुस जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि ऐसे व्यक्ति जो किसी क्रॉनिक डिजीज कंडीशन से ग्रस्त है, ठीक है ना, उनको हो सकता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। क्रॉनिक डिजीज मतलब जिसको सीओपीडी है, कैंसर है, ल्यूकेमिया है, एचआईवी एड्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, उनमें इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो इसलिए वहाँ पर जल्दी से ही बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर कर जाते हैं और निमोनिया कॉज करते हैं। स्मोकिंग वाले व्यक्ति में जो निकोटिन होता है ना केमिकल, वो क्या करता है, जो सीओपीडी कॉज करता है। जब सीओपीडी पेशेंट को होगा तो उसको निमोनिया भी होगा। दूसरा जो स्मोकिंग है उसमें जो निकोटिन होता है वो सीलिया को ना खराब डैमेज करना शुरू करता है। अब सीलिया का काम है, कुछ भी अंदर घुसता है हमारी बॉडी के ट्रैकिया के अंदर घुसता है तो उसको सीलियरी मूवमेंट के थ्रू बॉडी से बाहर फेंक देता है। बट अगर सीलिया डैमेज हो जाएंगे स्मोकिंग के कारण तो पेशेंट को निमोनिया, मतलब कुछ भी चीज़ आराम से अंदर आ जाएगी, ठीक है, निमोनिया कॉज कर देगी। अल्कोहलिज्म वाले व्यक्ति में सेंट्रल नर्वस सिस्टम ढंग से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से खांसी ढंग से नहीं कर पाता है, उसको अपना होश नहीं हो पाता है, तो बहुत चीज़ें अंदर एस्पिरेट कर जाता है ट्रैकिया में और आगे उसको निमोनिया हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन। अगर
व्यक्ति बहुत लंबे टाइम से हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में एडमिट है तो उसको यहाँ पर हॉस्पिटल से निमोनिया हो जाएगा, ठीक है, हॉस्पिटल से वहाँ पर उसको निमोनिया हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति को पहले से उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हॉस्पिटल वाले जो बैक्टीरिया है वो उसको चपेट में ले लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स, ठीक है, कई बार हार्मफुल जो इन्वायरमेंट होता है आसपास उनसे, ठीक है, जहाँ पर सैनिटरी कंडीशन अच्छी नहीं है, जहाँ पर आसपास एयर अच्छी नहीं है, या फिर हम ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर केमिकल्स है या फिर हार्मफुल इन्वायरमेंट अगर काम करते हैं तो वहाँ से हमें निमोनिया खतरा बढ़ जाता है क्राउडेड भीड़ भाड़ वाले इलाके में, क्योंकि जो वायरल निमोनिया होता है वो भीड़ वाले इलाके से होता है, क्योंकि निमोनिया कंटीजियस डिजीज भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में निमोनिया फैलता है। रिसेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर किसी को लगातार कोई ना कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है या फिर रिसेंटली किसी को कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है तो उसको मतलब बच के रहना चाहिए, उसको निमोनिया की कंडीशन बढ़ जाती है। माल न्यूट्रिशन, देखो अगर व्यक्ति का जो न्यूट्रिशन लेवल है मतलब अच्छे से हाई कैलोरी नहीं है, बॉडी में प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, तो उसको भी निमोनिया हो जाएगा। फिर है प्रेगनेंसी में भी लेडीज़ को निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। फिर है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया, देखो कैसे कैसे निमोनिया होता है। तो यहाँ मैंने पैथोफिजियोलॉजी ना 4 स्टेजेस में डिवाइड की है, इसके बाद मैं आपको ना एरो वाली पैथोफिजियोलॉजी भी यहाँ पढ़ाऊंगी। तो हमने बेसिकली निमोनिया की पैथोफिजियोलॉजी को यहाँ पर 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। देखो पहला है कंजेशन 1 to 2 days, मतलब 1 से लेकर 2 दिन तक की स्टेज होती है। आपको पता है जो हमारी बॉडी है ना उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी से नहीं घुस सकता, क्योंकि देखो अगर हम गलती से मिट्टी या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म गलती से इनहेल कर लेते हैं तो हमारी जो नाक में जो हेयर होते हैं, म्यूकस होता है, उसको प्रिवेंट करता है, डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब भी हम कुछ चीज़ गलती से अंदर इनहेल कर लेते हैं हमको खराश आती है, फिर खांसी होती है। अगर कोई बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर घुस भी गया तो हमारे एल्वेलाई के अंदर माइक्रोफेजेस होते हैं, माइक्रोफेजेस उसको खा जाते हैं, उसको एनगल्फ कर देते हैं, पर तब भी हमें निमोनिया हो जाता है। कैसे हो जाता है निमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो जब भी हमें निमोनिया होगा इसका मतलब हमारे डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी में ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, पेशेंट की इम्यूनिटी कमज़ोर है, या फिर जो बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ताकतवर है, बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए वो हमारी बॉडी में अंदर घुस जाता है और वहाँ पर निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। अब देखो मानो किसी व्यक्ति ने कहीं पर सांस ली, ठीक है, और वहाँ का इन्वायरमेंट बेकार था, वहाँ पहले किसी व्यक्ति को निमोनिया था मतलब पहले से, तो उसने अगर कोई अंदर इनहेल कर दी एयर, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया मौजूद है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सांस लेंगे तो 1 या 2 अमाउंट में बैक्टीरिया अंदर जाएंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया जब हम कहीं पर सांस लेते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लंग्स के कहाँ जाएंगे, एल्वेलाई वाले भाग में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर आ गए। अब देखो जो हमारा एक सिंगल एल्वेलाई, यहाँ पर हम एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है, तो हमारे एक सिंगल एल्वेलाई के आसपास क्या होती है, ब्लड की बहुत सारी यहाँ कैपिलरीज होती है, क्योंकि यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो पहली स्टेज कौन सी, कंजेशन, ये स्टेज 1 से लेकर 2 दिन तक होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे लंग्स होते हैं बिल्कुल फुले फुले लगेंगे, इनलार्ज हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, भरे भरे हो जाएंगे, कंजस्टेड मतलब इसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा। देखो ऐसे लंग्स इतने इनलार्ज क्यों हो गए, क्योंकि जब हमने इनहेलेशन करा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एल्वेलाई के अंदर आए, ठीक है। अब बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है तो हमारी बॉडी अपना डिफेंस मैकेनिज्म लेगी, वो क्या करती है, अपना रिएक्शन लेती है, और जो आसपास ब्लड कैपिलरीज है ना इसमें ब्लड की मात्रा को बहुत ही अधिक बढ़ा देती है, ठीक है। अब फॉरेन पार्टिकल बाहर से आया है और यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत अधिक बढ़ गई है। अब इस ब्लड के अंदर WBC भी है, ल्यूकोसाइड भी है, न्यूट्रोफिल्स भी है, माइक्रोफेजेस भी है, तो हमारी बॉडी यहाँ ना क्या करेगी, अपने न्यूट्रोफिल्स भेजना शुरू कर देगी। तो शुरुआती फेज में बहुत ही कम अमाउंट में अंदर न्यूट्रोफिल्स जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक ही एल्वेलाई बना के दिखाया है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ निमोनिया हुआ, जहाँ जहाँ बैक्टीरिया घुसे हैं, वहाँ की ब्लड कैपिलरीज फूल जाएंगी, वहाँ बहुत अधिक ब्लड आना शुरू हो जाएगा, और थोड़े अमाउंट में WBC जैसे कि न्यूट्रोफिल्स वगैरह हो गए, ल्यूकोसाइड वगैरह हो गए, वो एल्वेलाई के अंदर घुसना शुरू कर देंगे। हल्का हल्का यहाँ से WBC वाला जो फ्लूइड है वो भी लीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए शुरुआती फेज में जब बैक्टीरिया अंदर जाता है तो 1 से लेकर 2 दिन की स्टेज होती है, इनिशियल फेज इसको हम बोलते हैं। अब यहाँ फ्लूइड अंदर जा रहा है, ठीक है, फ्लूइड एल्वेलाई के अंदर घुस रहा है, इसलिए यहाँ पर जो लंग्स होंगे वो इनलार्ज दिखेंगे, बहुत ही हैवी दिखेंगे, कंजस्टेड दिखेंगे, फिल्ड विद फ्लूइड, फ्लूइड से भर
जाएंगे, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई। अब शुरुआत में जब बैक्टीरिया अंदर एल्वुलाई के अंदर आए हैं तो वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब वो अपना डिवीजन करना शुरू कर देंगे। तो शुरुआती फेज में यहाँ बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, ग्रो करना शुरू कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो फ्लूइड है, यहाँ पर एल्वुलाई है, जो यहाँ पर हमारा ये ब्लड कैपिलरीज है, इनमें यहाँ पर डायलेशन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एल्वुलाई की वॉल फुली लग रही है, ठीक है ना। बिल्कुल हमारे जो लंग्स होते हैं वो रुई के समान होते हैं। अगर उनको आप पानी में, रुई को पानी में भिगा दोगे तो कुछ टाइम बाद अगर उसको उठाओगे तो रुई बिल्कुल हैवी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो ब्लड कैपिलरीज यहाँ आ चुकी है हमारे उससे, और यहाँ पर फ्लूइड अंदर जाना शुरू हो गया है, बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर दिया है, इसलिए यहाँ पर जो लंग्स शुरुआत फेज में होता है इनलार्ज, हैवी, कंजेस्टेड लगते हैं और फ्लूइड से भर जाते हैं। दूसरी फेज को हम बोलते हैं रेड हेपेटाइजेशन। देखो यहाँ पर लंग्स को हमने लिवर मतलब लाल क्यों माना है, हेपेटाइजेशन मतलब लिवर, तो यहाँ पर हमने लंग्स को लिवर क्यों बोला है, क्योंकि दूसरी फेस में जो हमारे लंग्स होते हैं वो बिल्कुल लिवर के समान लाल लगते हैं या फिर हार्ड लगते हैं, ठीक है। ये स्टेज 2 से 4 दिन तक की होती है। अफेक्टेड लोब इज रेड, फर्म एंड कंसोलिडेशन, एल्वुलर फिल्ड विद लॉट्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स, आरबीसी, फाइब्रिन, साइटोकाइन्स एंड आईएनएफ। अब जब यहाँ पर दूसरी फेज आएगी तो यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, बहुत सारी जो ब्लड कैपिलरीज होगी ना, हमारे जो इम्यून सिस्टम होगा, हमारे जो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करेगी, वो बहुत सारे जो यहाँ फ्लूइड वगैरह मतलब ब्लड वगैरह भेजना शुरू कर देगी। अब क्या होगा, जब बैक्टीरिया अपना मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेंगे तो हमारी बॉडी भी मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पर क्या करेगी, WBC को अंदर भेजना शुरू कर देगी, ठीक है। जब यहाँ से ब्लड कैपिलरी से जब फ्लूइड अंदर लीक होगा तो उस फ्लूइड में ना RBC भी जाएंगी, मतलब रेड ब्लड सेल भी जाएंगी, ठीक है। वहाँ पर फाइब्रिन भी जाएंगी, वहाँ पर WBC, अब वहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में न्यूट्रोफिल्स जाएंगी। शुरुआती फेज में इतने न्यूट्रोफिल्स नहीं गई थी अंदर, दूसरे फेज में आते आते हमारी बॉडी बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स, बहुत सारे RBC भेजना शुरू कर देगी। ऊपर से क्या हो जाएगा, जो ल्यूकोसाइड, जो न्यूट्रोफिल्स, जो हमारे WBC होंगे, ये क्या करेंगे, कुछ केमिकल भी सिक्रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये अपने साइटोकाइंस, TNF, ट्रांस नेक्रोटिक फैक्टर निकालना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो यहाँ बैक्टीरिया है ना, इनसे भी केमिकल निकलना शुरू हो जाएगा। ये अपना एक्सोटॉक्सिन केमिकल, जो बाहर की लेयर का केमिकल है, या फिर एंडोटॉक्सिन केमिकल छोड़ना शुरू कर देंगी। दूसरी फेज में आते आते जो RBC है वो भी अंदर घुसना शुरू कर देंगी। और अब दूसरी फेज में आते आते हमारे WBC मतलब हमारे जो अंदर की सेल्स होती है और बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल आया है बैक्टीरिया, उसके बीच में यहाँ पर घमासान जो फाइट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो दूसरी फेज में आते आते बहुत घमासान यहाँ फाइट होती है हमारे WBC के बीच में और हमारे जो ये जो बैक्टीरिया हो गए उनके बीच में, ठीक है। इसीलिए दूसरे फेज को यहाँ पर रेड हेपेटाइजेशन बोला है, क्योंकि यहाँ पर अब ब्लड कैपिलरीज में ना ब्लड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि अंदर क्या लगातार WBC अंदर जा रही है, लगातार RBC अंदर घुस रही है, ठीक है, एल्वुलाई के। तो यहाँ पर दूसरे फेज में आते आते ना बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा सॉलिडिफिकेशन यहाँ आनी शुरू हो जाएगी एल्वुलाई के अंदर, और हमारे लंग्स एकदम रेड लगेंगे, फर्म मतलब एकदम सख्त हो जाएंगे, कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फाइट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी फॉरेन पार्टिकल के बीच में और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सेल्स के बीच में। तीसरी स्टेज आती है ग्रे हेपेटाइजेशन, ठीक है। ये 4 से लेकर 8 दिन तक चलती है। अब जब कहीं पर फाइट होती है, कहीं पर युद्ध जहाँ पर होगा, वहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म मर जाएंगी, या तो हमारी जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे, या हमारी बॉडी के WBC यहाँ मरना स्टार्ट हो जाएंगी। जहीं पर भी लड़ाई होती है, जहाँ पर भी युद्ध होता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ मरना शुरू हो जाता है। तो अब क्या होगा, तीसरी स्टेज में आते आते ना जो हमारी RBC है वो यहाँ ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी, कुछ बैक्टीरिया यहाँ मर जाएंगे, कुछ हमारे WBC यहाँ मर जाएंगे, कुछ न्यूट्रोफिल्स यहाँ मर जाएंगे। जहाँ पर भी कुछ डेड ऑर्गेनिज्म होता है, डेड सेल्स होती है, वहाँ पर हमारी बॉडी की एक और सेल्स आती है जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोफेजेस। तो यहाँ पर तीसरी स्टेज में आते आते माइक्रोफेजेस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी फेज में आते आते माइक्रोफेजेस आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ RBC टूट रही है, इसलिए अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, ठीक है, ग्रे हेपेटाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर द माइक्रोफेजेस बिगिंस टू अपीयर इन एक्सुडेट RBC ब्रेकडाउन, ठीक है। यहाँ माइक्रोफेजेस आना शुरू हो गई है, क्योंकि इनका काम है डेड ऑर्गेनिज्म को, डेड सेल को खा जाना, एनगल्फ कर देना, ठीक है ना। तो RBC के टूटने के बाद इनका कलर कैसा होगा, ग्रे हेपेटाइजेशन। फोर्थ स्टेज रेजोल्यूशन। अब चौथी स्टेज में आते आते जो माइक्रोफेज है वो पूरे डिब्राइस को, पूरे कचड़े को, पूरे जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनको खाना शुरू कर देंगे और हमारे एल्वुलाई को साफ कर देंगे, ठीक है। अब हमारा एल्वुलाई हेल्दी कंडीशन में आ चुका है। यहाँ पर अच्छे से अब क्या हो सकता है, गैसेस एक्सचेंज हो सकता है।
अगर पर्सन की इम्यूनिटी मजबूत है या उसने अच्छा ट्रीटमेंट लिया है तो रेजोल्यूशन की फेस यहाँ आ जाएगी। 8 दिन के बाद, 8 डे ऑनवर्ड्स या 1 से लेकर 3 हफ्ते के बाद जो एल्वुलाई है वो हेल्दी होना शुरू हो जाएंगी। माइक्रोफेजिस ने सारे जो कबाड़ था यहाँ, सारा जो डेड ऑर्गेनिज्म, पस वगैरह जो कलेक्शन था यहाँ पर पस का, फ्लूइड का, उसको खा दिया है और यहाँ पर हमारा एल्वुलाई हेल्दी कंडीशन में आ गया। अगर आपको एरो की फॉर्म में लिखना है एग्जाम में, ठीक है, आपको एरो की फॉर्म में लिखना है तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखो, इनोकुलेशन ऑफ पॉजिटिव एजेंट, मतलब बाहर से कोई पॉजिटिव एजेंट हमारी बॉडी में घुस गया है, अंदर आ चुका है। क्यों आया भाई? क्योंकि हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म कमज़ोर है, या तो हमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज़ है, या पेशेंट की सेंट्रल नर्वस सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म ढंग से काम नहीं कर रहा है, या बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ताकतवर है तो हमारी बॉडी के अंदर घुस गया है, ठीक है। अब जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया वगैरह हमारी एल्वुलाई हमारे लंग्स में आएगा तो वहाँ पर वो आते आते क्या करेगा, अपना अब मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देगा, यहाँ पर जर्मिनेट करना शुरू कर देगा और अपनी कॉलोनी को यहाँ बढ़ाना शुरू कर देगा, ठीक है। और ये बैक्टीरिया ना एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन केमिकल्स यहाँ निकालते हैं। एंडो मतलब जो बैक्टीरिया के अंदर से निकलता है, एक्सो मतलब जो बाहर की लेयर से निकलता है। तो जब धीरे धीरे ये अपना मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देंगे, अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देंगे, यहाँ पर एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन निकालना शुरू कर देंगे, तो अब हमारी बॉडी को पता लग जाएगा भाई बाहर से कोई चीज़ आई है, तो हमारी बॉडी एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स लेगी, अपना एक इम्यून रिएक्शन यहाँ दिखाएगी, ठीक है। इम्यून रिएक्शन बॉडी यहाँ कैसे दिखाती है? जो आसपास ब्लड कैपिलरीज होती है हर एक एल्वुलाई में जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पर ये क्या करेंगी, ब्लड सप्लाई को अधिक यहाँ पहुँचाना शुरू कर देंगी आसपास की कैपिलरीज में। अब जब ब्लड अधिक भरना शुरू कर देगा इन कैपिलरीज में तो ये डायलेट यहाँ होना शुरू कर देगी और धीरे धीरे इन ब्लड कैपिलरीज से न्यूट्रोफिल्स यहाँ अंदर जाना शुरू हो जाएगा, ल्यूकोसाइट्स यहाँ अंदर जाना शुरू हो जाएगा इनको मारने के लिए, ठीक है। तो रिलीज न्यूट्रोफिल्स, फिर यहाँ पर हमारे WBCs ल्यूकोसाइट्स निकलना शुरू हो जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे, यहाँ पर फ्लूइड वगैरह लीक होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर हमारे WBCs कुछ इंटरल्यूकिन फैक्टर छोड़ते हैं, कुछ साइटोकाइंस छोड़ते हैं, कुछ TNF छोड़ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पस वगैरह बनना शुरू हो जाता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, फ्लूइड डिब्राई एक्सुडेट फिल्ड इन एल्वुलाई, अब बहुत सारे यहाँ कचड़ा होना शुरू हो जाएगा, डेड बॉडी यहाँ फाइट होनी शुरू हो जाएगी, तो डेड बॉडी यहाँ मर जाएंगी, आधे WBC मरेंगे, आधे RBC मरेंगे, आधे बैक्टीरिया मरेंगे। यहाँ से जो फ्लूइड था वो पूरा अंदर लीक हो चुका है, तो यहाँ पर बिल्कुल फिल्ड हो जाएगा एल्वुलाई हमारे पस से, बैक्टीरिया से, इम्यून सेल से, ठीक है। आधे इम्यून सेल्स मर जाएंगे, आधे बैक्टीरिया मर जाएंगे, कुछ केमिकल्स यहाँ निकलना शुरू हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ आप क्या होगा, कंसोलिडेशन। अगर यहाँ पर माइक्रोफेजिस नहीं जर्मिनेट होते हैं, यहाँ पर इनको खाते नहीं है, तो धीरे धीरे ये जो पस है, जो ये फ्लूइड है, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे धीरे लंग्स, फिर जो एल्वुलाई है लंग्स की, वो सॉलिडिफिकेशन में जाएगी, इसी को निमोनिया बोलते हैं। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी मजबूत है, अच्छी है, तो वो निमोनिया से मतलब उसको जो एल्वुलाई वो हेल्दी कंडीशन में आ जाएंगे। देखो अब देखो, जब यहाँ पर एल्वुलाई पूरी तरह से भर चुका है पस से, यहाँ बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो चुका है, तो यहाँ पर अब कैसे गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, तो इम्पेयर्ड मतलब यहाँ गैसेस एक्सचेंज में खराबी आ जाएंगी, अच्छे से यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, पेशेंट में हाइपोक्सिया कंडीशन, उसके सेल और टिश्यू में लो ऑक्सीजन का लेवल हो जाएगा, उसके ब्लड में अगर लो ऑक्सीजन का लेवल होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोक्सीमिया, ठीक है। हाइपोक्सीमिया मतलब होता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना, तो पेशेंट के अंदर अब हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया की कमी आ जाएगी, इसी को ही निमोनिया बोलते हैं। लो वेंटिलेशन रेशियो हो गया। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी है, अच्छा ट्रीटमेंट लेता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एल्वुलाई यहाँ पर रेजोल्यूशन फेस में आ जाएगा। बट हमको निमोनिया पढ़ना है तो यहाँ पेशेंट को क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, पेशेंट को यहाँ निमोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों, यहाँ पर आता है साइन एंड सिम्टम्स। अब जिस व्यक्ति को निमोनिया होता है उसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स। पहला यहाँ पर पेशेंट को ना शुरुआती स्टार्टिंग फेज में ना फ्लू लाइक, उसको लगता है कि मुझे जुकाम सर्दी खांसी अपना आप ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसको शुरुआती फेज में उसको ना फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। कई बार पेशेंट को यहाँ पर ना बुखार भी आता है, बुखार के साथ उसको कपकपी भी लगती है। जब पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन होता है तो वायरल में उसको ना जो छोटा मोटा वायरल है वो अपना आप ही ठीक हो जाता है, बट जो भयंकर वायरल होता है उसके लिए एंटीवायरल मेडिसिन लेनी पड़ती है। और जब पेशेंट को बैक्टीरिया के द्वारा निमोनिया होता है तो उसको यहाँ बहुत ज़्यादा क्या होती है, बुखार, बहुत तेज़ बुखार आता है, ठंड भी लगती है और उसके सिम्टम्स भी खतरनाक होते हैं वायरल इन्फेक्शन के कंपैरिजन में। कफ, यहाँ पेशेंट को ना सिम्टम्स क्या दिखेंगे, उसको खांसी होगी, या उसको ड्राई खांसी हो सकती है, या उसको वेट खांसी हो सकती है, ठीक है। खांसी के साथ बलगम भी आ सकता है और बिना बलगम की भी खांसी आ सकती है, बहुत लंबी खांसियाँ चलना। नेक्स्ट यहाँ फीवर, पेशेंट को ना बैक्टीरियल, खासकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पेशेंट को यहाँ बहुत तेज़ बुखार होता है, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो यहाँ पर अगर पेशेंट को वायरल निमोनिया है तो उसमें बैक्टीरिया जो फीवर होगा वो आराम
आराम से आएगा, फिर एकदम से तेज हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरियल निमोनिया पेशेंट को यहाँ बहुत तेज बुखार होगा अचानक से। नेक्स्ट है डिस्निया, पेशेंट को जब लंग्स यहाँ पर अच्छे से गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो पेशेंट को यहाँ डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशन फील होगी। पेशेंट को जब सांस ढंग से नहीं आ पाएगी तो वो अपनी नेक की मसल्स, अपनी छाती की मसल्स, अपने नीचे एब्डोमेन की मसल्स को यूज़ करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से पेशेंट को शार्प और स्टैबिंग चेस्ट पेन या पेशेंट को होना शुरू हो जाएगा। अब पेशेंट ढंग से सांस नहीं ले पा रहा है, बॉडी में ढंग से गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाएगा, ठीक है ना। पेशेंट को थकावट लगेगी, उसको बिल्कुल कमजोरी होगी क्योंकि मेटाबॉलिज्म ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसका कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, उसको नॉजिया, वॉमिटिंग फीलिंग आ जाएगी। पेशेंट को सांस ढंग से नहीं आ पा रही, इसलिए वो फटाफट से सांस लेने की कोशिश करेगा। उसका टैकीपीनिया कंडीशन, उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मल से अधिक बढ़ जाएगा। इसके अलावा पेशेंट का टैकीकार्डिया भी होगा, ठीक है, उसका जो हार्ट रेट है वो भी अधिक बढ़ जाएगा। टैकीपीनिया और टैकीकार्डिया दोनों कंडीशन आ जाएगी पेशेंट को। और पेशेंट कई बार जब ढंग से ब्लड गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, अगर बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं होगा तो पेशेंट को यहाँ पर ना मेंटल स्टेटस भी गड़बड़ हो जाता है। खासकर ये ओल्डर एडल्ट्स में होता है, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ढंग से काम नहीं करता है, ठीक है, वो खोए से रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डायग्नोस्टिक, कैसे जांच करेंगे हम वही निमोनिया की। पहले मेडिकल हिस्ट्री, इसमें आप पेशेंट की पूरी पास्ट की, प्रेजेंट की कंप्लीट यहाँ हिस्ट्री लोगे। उससे पूछोगे आपको कोई एलर्जी है या फिर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज कंडीशन तो नहीं है, आप स्मोकिंग, अल्कोहल कुछ लेते हो, या फिर आप कौन सी कम्युनिटी में काम करते हो, आपकी फैमिली में किसी को जेनेटिक कोई COPD या फिर कोई रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन थी या नहीं है। कंप्लीट मेडिकल पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री यहाँ पेशेंट की लोगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का पूरा हेड टू टो यहाँ एग्जामिनेशन करेंगे। खासकर यहाँ पर हम उसका वाइटल साइन लेंगे और वाइटल साइन में पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको सुनेंगे। इसके अलावा देखेंगे पेशेंट कितनी गहराई से सांस ले रहा है, उसकी बॉडी में कोई साइनोसिस की कंडीशन तो नहीं है, उसके लंग्स को यहाँ पर हम ऑस्कल्टेट करके देखेंगे, स्टेथोस्कोप सुनेंगे, कोई खड़खड़ की आवाज़, कोई विस्लिंग साउंड तो नहीं है, इंस्पेक्शन पूरा करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे, कभी लंग और हार्ट की डिजीज कंडीशन में पहला हम क्या कराते हैं, चेस्ट एक्सरे कराते हैं, ठीक है। अगर चेस्ट एक्सरे में वहाँ पर पस कलेक्शन, कंसोलिडेशन वगैरह हमको शो हो रहा है तो ठीक है। अगर निमोनिया बहुत ही खतरनाक स्टेज में जा चुका है, चेस्ट एक्सरे इतना क्लियर नहीं है, तो उसके लिए हम CT स्कैन कराएंगे। CT स्कैन मतलब कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन, इसमें इमेजेस बिल्कुल साफ और क्लियर अच्छी आती है HD फॉर्म में। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। देखो अगर पेशेंट को बैक्टीरियल निमोनिया है तो ब्लड में सेप्टिसीमिया की मात्रा पता लग जाती है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि ब्लड में जो WBC, अगर कोई इन्फेक्शन बॉडी में होता है तो हमारी WBC की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ब्लड टेस्ट कराएंगे, देखेंगे कि हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो उनकी मात्रा तो नहीं बढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पुटम, बलगम, पेशेंट को खांसी, बलगम जो स्पुटम आ रहा है उसकी जांच करना, देखना है कि कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पर है, किस टाइप का बैक्टीरिया, उसके हिसाब से एंटीबायोटिक पेशेंट को देंगे। पल्स ऑक्सीमीटर हम एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जिसमें छोटा सा डिवाइस होता है, उसको पेशेंट के फिंगर में या पेशेंट के कान के पीछे लगा देते हैं हम, ठीक है। इससे पेशेंट का ना ऑक्सीजन रेट पता लगता है हमको। इसके अलावा उसका पल्स वगैरह, उसका BP वगैरह हमको पल्स ऑक्सीमीटर से पता लग जाता है। परसेंटेज क्या भाई ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर, ठीक है, उसको पल्स ऑक्सीमीटर से हम नाप लेंगे पेशेंट की उंगली में पहना के। नेक्स्ट है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। अगर निमोनिया बहुत खतरनाक स्टेज में चुका है तब हम पेशेंट का ABG करेंगे, ठीक है ना। ABG क्या करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को नापता है, हमारे ब्लड में कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को नापता है, हमारे बाइकार्बोनेट के लेवल को ही नापता है और हमारे ब्लड के pH को ही नापता है, ठीक है। इसकी रेंज जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम ABG टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी में एक तार लाइक डिवाइस होता है, ठीक है, एक फ्लेक्सिबल गाइड कैथेटर होता है, उस कैथेटर में आगे कैमरा लगा होता है और वो हमारे जो ब्रोंका है, ब्रोंक्यूस, उसके अंदर जाता है और हमको एक वीडियोग्राफी यहाँ पर शो होती है, मतलब अंदर के जो सेल है, टिश्यू वो किस हालत में है। इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी से हम टिश्यू का सैंपल भी ले सकते हैं ब्रोंका, ब्रोंक्यूल से, ठीक है, कल्चर करने के लिए। नेक्स्ट थोरोसिंथेसिस। थोरोसिंथेसिस मतलब होता है जो प्लूरल फ्लूइड होता है ना, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, तो प्लूरल टैपिंग के द्वारा इस प्लूरल फ्लूइड की जांच करना, ठीक है, इस प्लूरल जो पस यहाँ कलेक्शन हुआ है इसकी जांच करना। नेक्स्ट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये हम खासकर लंग्स के लिए करते हैं। इसमें हम लंग्स का ना इंस्पिरेशन रेट और एक्सपिरेशन रेट को नापते हैं, स्पायरोमीटर से नापते हैं। स्पायरोमीटर से हम पेशेंट को एक डिवाइस में फूंक मारने के लिए बोलते हैं, जिससे पता लगता है कि पेशेंट कितना अंदर फूंक मार पा रहा है, कितना इनहेल कर पा रहा है, कितना एक्सेल कर पा रहा है, उसको हम स्पायरोमीटर के थ्रू नापेंगे। या फिर एक लंग फंक्शन टेस्ट आता है जिसमें लंग्स का पूरा वॉल्यूम हम चेक करते हैं कि लंग्स हेल्दी कंडीशन में है या नहीं है, मतलब पेशेंट का कितना इंस्पिरेशन है, कितना एक्सपिरेशन रेट है उसका। नेक्स्ट आता है देखो यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल।
दवाइयों से, ठीक है, फार्मा मतलब मेडिसिन से हम किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला हमारे पास है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अगर बैक्टीरियल पेशेंट को इन्फेक्शन है तब उस रूप में हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं। यहाँ पर कुछ माइल्ड केस, ठीक है, कुछ माइल्ड एंटीबायोटिक्स आते हैं। अगर पेशेंट को छोटा मोटा निमोनिया है तो एजिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन या पेशेंट को हम देते हैं। अगर पेशेंट का निमोनिया मॉडरेट या सीवियर कंडीशन में जा चुका है तो हम आईवी रूट से, ठीक है, आईवी रूट से यहाँ पर क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। माइल्ड केस में हम ओरल रूट से या एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो यहाँ पर आईवी रूट से हम एंटीबायोटिक्स देंगे जैसे कि फ्लोरोक्विनोलोन या फिर लिवोफ्लॉक्सिन। नेक्स्ट है एंटीवायरल, ठीक है। अगर पेशेंट को वायरस के थ्रू निमोनिया है, कुछ वायरस के थ्रू जो निमोनिया होता है वो अपना आप ही बॉडी हील कर लेती है, ठीक हो जाता है। बट कुछ वायरस में हमको एंटीवायरल थेरेपी लेनी पड़ती है, जैसे कि रिमाटेडिन हो गया, एमेंटेडिन हो गया, ओसेल्टामेवर हो गया या ओसेल्टामेवर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर 2 बार हो गया एंटी फंगल थेरेपी। एंटी फंगल मतलब जो फंगस के थ्रू यहाँ फैला हुआ है। एंटी फंगल में दवाइयाँ बहुत लंबी चलती है, ठीक है, तो आपको इसको पूरा लेना है। और एंटीबायोटिक कोर्स भी हमें सब पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक बीच में नहीं लेते हैं तो बैक्टीरिया वगैरह काफ़ी रेजिस्टेंट, काफ़ी ताकतवर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हैवी एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ सकती है। और खासकर एंटीवायरल थेरेपी जो ओल्डर एडल्ट होते हैं या फिर बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। एंटी फंगल थेरेपी यहाँ होती है जो हमको फ्लूकोनेजोल होता है, इप्राकोनोजोल मेडिसिन लेनी पड़ती है। ब्रोंकोडायलेटर्स, अगर पेशेंट को ढंग से सांस नहीं आ रही है, निमोनिया के साथ साथ पेशेंट को सीओपीडी के लक्षण भी यहाँ शो हो रहे हैं, तो उसमें हम ब्रोंकोडायलेटर्स, ऐसी मेडिसिन जो ब्रोंक्यूज को डायलेट कर देंगे, चौड़ा कर देंगे, खोल देंगे ताकि अच्छे से रेस्पिरेशन हो सके, ठीक है। एग्जांपल एल्बिट्रोल हो गया, इप्राट्रोपियम हो गया। कोर्टिकोस्टेरॉइड, अगर पेशेंट को अस्थमा के सिम्टम्स में यहाँ शो हो रहे हैं तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स वहाँ पर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूज में इन्फ्लामेशन को, सूजन को कम करती है। इसके लिए हम क्या लेंगे, प्रेडनासोन लेंगे, मिथाइल प्रेडनासोलिन लेंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीजन थेरेपी। पेशेंट को अगर बहुत ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है तो आप उसको ना बाहर से सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे सकते हो, नेजल कैनुला, ऑक्सीजन मास्क के थ्रू। या फिर पेशेंट को अगर वेंटिलेटर लगाना है, अगर पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं हो पा रही तो उसको आप वेंटिलेटर या बाईपैप, सीपैप भी यहाँ लगा सकते हो। नेक्स्ट है कफ मेडिसिन, ठीक है। पेशेंट की खांसी लगातार आ रही है, वही पेशेंट को खांसी बंद ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आप उसको कफ मेडिसिन दे सकते हो, जैसे कि ब्रोमोहेक्सिन, हाइड्रोकोडिन। ध्यान रखना, कभी वेट जो गीली गीली खांसी होती है जिसमें बलगम, थूक वगैरह आता है, उसमें आप कफ मेडिसिन नहीं देते हो, क्योंकि अगर आप कफ मेडिसिन दे दोगे तो सीएनएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, हमारा कफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और कफ हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी है, क्योंकि खांसी के थ्रू क्या होता है, बलगम बाहर निकलता है, ठीक है। खांसी आनी वही जरूरी भी है, जब खांसी आती है तभी तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो बलगम इकट्ठा हो रहा है हमारे लंग्स के अंदर वो बाहर जाएगा। तो कफ, अगर वेट कफ है तो पेशेंट को खांसी की मेडिसिन नहीं देते। अगर पेशेंट को बहुत ही दिक्कत आ रही है, भाई खांसी में वो लेट रहा है, सो रहा है, उसको लगातार खांसी हो रही है, तब आप यहाँ पर कफ मेडिसिन दोगे। खासकर हम यहाँ पर ड्राई कफ में पेशेंट को ड्राई ये कफ मेडिसिन देते हैं, जो कफ को कम कर देगा, कफ के रिफ्लेक्शन को धीमा कर देगा। नेक्स्ट है यहाँ एक्सपोटोरेंट म्यूकोलाइटिक। अगर पेशेंट का बलगम अंदर गाढ़ा है, बहुत ही थिक यहाँ बलगम जम चुका है, तो ऐसी दवाएं जो बलगम को पतला कर देंगी वो देंगे, ठीक है, जैसे कि गुफेनिज्म हो गया। नेक्स्ट है यहाँ वैक्सीनेशन। सबसे बेस्ट तरीका जो निमोनिया ना हो पेशेंट को ना, प्रिवेंशन के लिए आप वैक्सीनेशन लगा दो, ठीक है। इसके लिए फ्लू वैक्सीन आती है, प्रेवनार 13 आता है, PSV 23 आती है, हिव वैक्सीन, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए हिव वैक्सीन। तो यहाँ पर कुछ वैक्सीन 5 से लेकर 6 साल के बाद हर बार लगानी पड़ती है। कुछ वैक्सीन ऐसी होती है कि एक बार लगा तो परमानेंट लाइफ टाइम तक चलती है। नेक्स्ट है नेसिड्स। अगर पेशेंट को ना क्या होता है कि निमोनिया पेशेंट को बुखार भी आता है, उसको दर्द भी होता है, उसको खांसी भी आती है, मतलब उसको अदर जो सिम्टम्स आते हैं उनको बचाने के लिए उसको हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं। आइबुप्रोफेन, अगर पेशेंट को चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पैरासीटामोल वगैरह देंगे। या फिर पेशेंट को जुकाम, कंजेशन हो रहा है, नाक भरी भरी हो रही है, तो एंटी कंजेशन मेडिसिन देंगे। पेशेंट को बहुत जल्दी एलर्जी की वजह से कफ एंड कोल्ड हो रहा है तो उसको हम एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जी मेडिसिन यहाँ देते हैं। अब देखो भाई, नेक्स्ट है नॉन फार्माकोलॉजिकल नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या है, बिना मेडिसिन के आप कैसे पेशेंट को यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हो। रेगुलरली मॉनिटर टेम्परेचर, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ एंड एफर्ट, ठीक है। हमेशा अगर पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है, वाइटल साइंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसका रेस्पिरेशन कितना कर रहा है, कितनी उसकी डेप्थ है, कितना वो एफर्ट ले रहा है सांस लेने में, कोई साइनोसिस की कंडीशन तो नहीं है पेशेंट के जो लंग्स है उससे खरखर की आवाज़ तो नहीं आ रही है, विस्लिंग साउंड तो नहीं आ रही है, उसको एसेस करना। एसेस द कलर, कंसिस्टेंसी, अमाउंट ऑफ स्पुटम, पेशेंट किस तरह का बलगम कर रहा है, ठीक है भाई। बलगम के कलर बहुत कुछ बता देती है। अगर पेशेंट का बलगम जो येलो, ग्रीन, ब्राउनिश हो रहा है तो मतलब उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। उसके कलर किस तरह से बलगम का आ रहा है, उसका बलगम गाढ़ा तो नहीं है, उसका अब बहुत ज़्यादा स्पुटम, अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा है तो भाई बहुत दिक्कत है, ठीक है। उसको देखना। प्लेस द पेशेंट अपराइट और सेमी फॉलो पोजिशन, पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से आपको उसको कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। उसको अपराइट पोजीशन में बिठाना, उसको सेमी फॉवलर पोजीशन देना या फिर फॉवलर पोजीशन देना, ताकि पेशेंट को जो लंग्स है वो जो एक्सपेंड हो सके, ठीक है, एल्वेलाई उसके खुल सके और वो अच्छे से सांस ले सके। नेक्स्ट है इनकरेज ओरल फ्लूइड इनटेक। पेशेंट को बोलो भाई मैक्सिमम अमाउंट में क्या ले, फ्लूइड ले, 3 से लेकर 4 लीटर जो फ्लूइड है वो डेली लेना चाहिए, क्योंकि जितना फ्लूइड लेंगे उतना बलगम पतला हो जाएगा, उतना वो
बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ओरल फ्लूइड लेना जरूरी है। परफॉर्म चेस्ट परकशन, वाइब्रेशन, स्पायरोमेट्री, कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग। पेशेंट को हमेशा चेस्ट फिजियोथेरेपी करना जरूरी है, क्योंकि अगर छाती में हम वाइब्रेशन करेंगे, उसको थपथपाएंगे आगे और पीछे से, तो उससे क्या होगा, जो बलगम होगा वो गाढ़े से पतला हो जाएगा, ठीक है, इजीली बाहर निकल सकता है। स्पायरोमेट्री मतलब एक डिवाइस है जिसे पेशेंट को फूंक मारने के लिए बोलते हैं। तो इससे पेशेंट की एक्सरसाइज होती है, उसको कफिंग एक्सरसाइज बताएंगे, उसको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताएंगे, उसको यहाँ पर लिप पर्स ब्रीथिंग भी बताएंगे, ठीक है, ताकि पेशेंट को सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए। तो बहुत तरह के पेशेंट के चेस्ट फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज वगैरह आती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। देखो पेशेंट इतना खांसी कर रहा है भाई, उसकी एनर्जी बहुत लग रही बॉडी में, तो उसको हाई कैलोरी अच्छी प्रोटीन डाइट देना ताकि उसकी इम्यूनिटी मजबूत हो। इसके अलावा पेशेंट का विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन जो ई है वो यहाँ पेशेंट को अच्छे से दे सकते हो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर रेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेस्ट जितना करोगे उतना निमोनिया में आराम मिलेगा, इम्यूनिटी मजबूत होगी। उसकी एक्टिविटी को एकदम से बढ़ाना नहीं है, पेशेंट की एक्टिविटी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, ठीक है। उसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताना है कि स्मोकिंग वगैरह छोड़नी है और एक्टिविटी एकदम फास्ट नहीं करनी है, बीच में रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। पेशेंट को एडवाइस करना है कि भाई स्टॉप कर दो स्मोकिंग को, रेगुलरली क्या करो, हैंड वॉश करो, क्योंकि ये कंटीजियस डिजीज भी है, और अपने ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड एरियाज में ज़्यादा मत जाओ, ठीक है। ये इस तरह से पेशेंट को आप गाइड कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये था यहाँ पर निमोनिया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी नई वीडियोस लेके आ सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू।